हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कर्ण IAS PCS एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो हम लोग शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। एरुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट आया है, इसका सेट नंबर 2 है। एक अपलोड किया जा चुका है। इससे पहले किरण पब्लिकेशन और प्लेटफॉर्म साथ ही साथ रंजीत सर का भी सेट अपलोड किया जा चुका है। सेट नंबर 2 किसके लिए है? तो 1 to 5 लेवल अर्थात प्राथमिक लेवल के लिए ना है 2। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। ठीक है, ये कहाँ था? तो सिंधु नदी जो है उसके किनारे ये स्थल है। अभी वर्तमान वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, ये आया था किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य से समय में आया था ये, और इसमें पाटलिपुत्रा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो ये पुरुषनी नदी अर्थात ऑप्शन सी। ब्यास को विपाशा कहते हैं। सतुदरी यानी जो सतलज है। क्वेश्चन नंबर 4, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में, ऑप्शन बी में हुआ था। किस कुल के थे ये? तो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है? तो 57 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों का शासकीय राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत था, ऑप्शन सी। पाली किससे संबंधित, किस ग्रंथ के था? तो बुद्ध जी का धर्म पाली में था, जबकि प्राकृत का महावीर। क्वेश्चन नंबर 7, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम, ऑप्शन ए ने करवाया था। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है। क्वेश्चन नंबर 9, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो कुल 17 बार किया, ऑप्शन सी। कब से कब तक? 1009 से 1027 के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1210 से 1236 तक। क्वेश्चन नंबर 10, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी, मात्र 30 वर्ष तक शासन किया। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबा में विभाजित था? तो टोटल 15 में था। ठीक है, और एक चीज़ और पूछा जाता है कि अकबर बिहार को कब मिलाया बिहार को कब मिलाया मुगल साम्राज्य में? तो 1576 में जीता और 80 में उसको सूबा का दर्जा दिया। उसमें दे रखा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए अकबर ने 1580 में 12 सूबा में विभाजित किया था, लेकिन ऑप्शन तो 12 है ही नहीं, ऑप्शन दे रखा है 15। तो आंसर एक्सप्लेनेशन में 12 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूरोपीय देश और उसका कारखाना। तो पुर्तगाल कोचिन था, ये सही है। डेनिश त्रावणकोर में, ये भी सही है। डच मछलीपट्टनम, ये भी सही है। फ्रांसीसी ये कालीकट में, ये सही नहीं है। ठीक है, ये जो स्थापित किया था फ्रांसीसी का, ये सूरत में था। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी प्रथम स्थायी फैक्ट्री सूरत में ही था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी कौन थे? तो प्रथम जो थे वो जॉन मिल्डेन हॉल था। ठीक है, ये कब आया था? स्थल मार्ग से आया था। देखिए, स्थल मार्ग भी ध्यान, ये नहीं कि समुद्र मार्ग से। आपके दिमाग में आएगा टॉमस या हॉकिंस, लेकिन ये आया था बाद में, स्थल मार्ग से आया था टॉम मिल्डेन हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 14, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? ये जहाँ दार साहब कहा जाता था, यानी ऑप्शन सी, जहाँ दार साहब कहा जाता था, ये लंपट था। उसके अलावा मुअज्जम को क्या कहा जाता था? तो ऐसे फ्रेंड्स आपके शिक्षक भर्ती के लिए ओनली पढ़ना है नेशनल मूवमेंट, और जो मेडावल एंड एंसेंट पढ़ना है
वो बिहार के विशेष संदर्भ, इसको नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो ऑप्शन ए मुबारक उल दौला। ये कब से कब तक रहा था? 1770 से 1775। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया? तो बी डी सावरकर, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, बेद समाज का स्थापना किसने किया था? तो श्री धरलू नायडू ने किया था, ऑप्शन डी। कब किया था? 1864 में। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। और एक और पूछा जाता है प्रार्थना समाज, चूंकि दोनों सेम था, प्रार्थना समाज। ठीक है, ये आत्मारंग पांडुरंग था संबंध। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि बेद समाज किस क्षेत्र से था? तो दक्षिण भारत का था। कौन था? दक्षिण भारत में, ये मद्रास में था। नेक्स्ट, पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जगबंधु ने किया था, ऑप्शन बक्सी जगबंधु, ऑप्शन सी। ये कब से कब हुआ था? 1718 से 1917 से 18 में ये हुआ था। ठीक है, उड़ीसा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बंगाल गजट, जेम्स अगस्ट हिक्की, सही है। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये भी सही है। बंगदूत, राजा राम मोहन राय, ये भी उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तीनों क्या है? सही है। इस भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस घोषणा के तहत किया गया था? तो 1854 का जो उर्स डिस्पैच था, ठीक है, डेलोजिक्स में आया था, इसी के तहत किया गया था। 1857 में ये तीनों नए विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, और उर्स डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हालांकि बाकी जो कमीशन है, ठीक है, मैकाले घोषणा पत्र हो या रेले कमीशन, हंटर कमीशन, ये सभी एजुकेशन से ही है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है वारेन हस्टिंग को, ऑप्शन बी। कल कब से कब तक था? तो 1773 से 1785 है। और इसी समय में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। ठीक है, उसके अलावा कार्नवालिस का कब से कब तक है? तो 85 से 93। और ये फेमस कई भारत में जो प्रशासनिक फेरबदल है उसके लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे बाद में घटित हुआ? जो सिंध है उसको कब विलय किया गया था? सिंध को विलय किया गया 1843 में। ठीक है, सिंध विलय 1843। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में। ठीक है, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये हुआ था 1856 में। उसके अलावा तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध ये हुआ था 1885-86 में। तो पहले कौन हुआ? ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल, मतलब बाद में घटित कौन हुआ? तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? एम.जी. रनाडे, जी.बी. जोशी, एच.एच. चिपलुंकर, ये उपरोक्त में से तीनों का संबंध है पुनः सार्वजनिक सभा से। और इसका मेनली जो ऑप्शन आपको मिलेगा एम.जी. रनाडे करके रहेगा, बट इसमें ज़्यादा दे रखा है। इसका गठन कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1870 में। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये जॉर्ज यूले था। ठीक है, जो किस अधिवेशन में? कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ये 1888 में इलाहाबाद का अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को किया गया था घोषणा। ठीक है, और यह प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर, यानी ये प्रभावी तारीख है और ये घोषणा का तारीख है। ऐसे समय कौन सा आंदोलन हुआ? तो बंग भंग स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 26, लंदन में कर्जन वायलिक की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। कब किया था? 1909 में। 1909 मदन लाल ढींगरा ने, ऑप्शन बी। उधम सिंह भी किया था 1940 में। किसको? आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो C.R. दास के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। ये कब हुआ था? 1920 में। आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त को। खत्म कब हुआ? 12 फरवरी को। चौरी चौरा कब हुआ? 5 फरवरी को।
क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना में नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मेसोलिनी के रोम मार्च किसने किया था? ये किया था ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 29, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त राज्यों की या प्रांतों की संख्या कितना था? तो बहुमत प्राप्त किया था मात्र 5 में, सरकार बनाया था 8 में और 3 गो में कोई अन्य पार्टी बनाया था। इसके मतलब टोटल कितना में चुनाव हुआ था? 11 में, जिसमें से बिहार भी था। क्वेश्चन नंबर 30, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन सी। इसका कार्यकाल की बात की जाए तो 1835 से 1836 तक समाचार को प्रतिबंध हटा दिया था, इसलिए से मतलब मिली था प्रतिबंध हटाने के कारण इसको मुक्तिदाता कहा जाता है। नंबर 31, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? उषा मेहता था। ऑप्शन ए। ये किस दस्ता से? आजाद दस्ता से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आजाद दस्ता से। उसका संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे जेपी थे। उसके बाद उनके साथी रामानंद, राम मनोहर लोहिया इत्यादि सब जुड़े हुए थे। ठीक है, यानी हालांकि इसमें से और भी है, राम मनोहर लोहिया भी थे और अरुणा असफ अली भी। उपरोक्त इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन आप क्वेश्चन में ज़्यादातर उषा मेहता ही था, इसलिए ये मिस्टेक हो गया। बाकी आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। आपको ये ध्यान रखना है क्यों हुआ था ये, तो द्वितीय जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर ये भी पूछा जाता है कितनी तारीख हुआ था? तो 5 मार्च को। तारीख भी याद कर ले इसमें, चूंकि कई बार पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो किसका है? तो मंगल ग्रह का। ऑप्शन ए है। और इसका अक्ष का झुकाव कितना डिग्री है? तो 25 डिग्री है और पृथ्वी का 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो जीरोफाइट्स होगा। ऑप्शन बी जीरोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 35, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो केचुआ के पालन से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केचुआ पालन से संबंधित है। वही बात करें सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर है रेशम कीट से। ठीक है, और मत्स्य का ब्लू वेल आप जान ही रहेंगे, ब्लू, तो मत्स्य का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 36, टेहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर है। तो ऑप्शन बी किस पे है? भागीरथी एवं भिलंगना नदी। यह सिंचाई, जल आपूर्ति, विद्युत इत्यादि के लिए है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या न्यूनतम किसका है? सिक्किम का। जबकि जनसंख्या घनत्व किसका सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक किसका है? बिहार का। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो सभी सुमेलित है। देख लेते क्या क्या है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, यस। सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, यस। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला। आप देख लिए, ये तो सबको याद रहता है। उसके अलावा सूक्ष्म है तो भारत में कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का। उसके अलावा हिमालय वन अनुसंधान, हिमालय मतलब फेमस कौन सा है? शिमला, कुल्लू मनाली वाला क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 39, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो पारित किया 2005 में। लागू कब हुआ? तो 26 अक्टूबर 2006 से। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहले किया गया था गुजरात में। ऑप्शन ए। मतलब कि जो 2022 में मोदी जी ने इसका इनोग्रेट किया। किसके द्वारा? ये भी पूछा जा सकता है, इफ्को, IIFCO, इफ्को। क्वेश्चन नंबर 41, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो मीराबाई चानू। ऑप्शन सी। यह पुरस्कार लगातार दूसरी बार उसको मिला। 42 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर भी भोपाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिला है? तो मिला है कहाँ पे? ये ऑप्शन बी होगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, बजट 23-24 में केंद्र सरकार ने
कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 45.03 लाख करोड़, यानी ऑप्शन ए इतना रखा गया है। इसे इसका कुल आंकड़ा देखा जाए तो 45,03,097 करोड़। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में हुई राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? फागू चौहान ये कहाँ गए हैं? मेघालय नहीं, ये गए हैं सिक्किम। मेघालय गए, सॉरी सिक्किम नहीं, मेघालय, यानी एक का सी होगा। हिमाचल प्रदेश ये गए हैं शुक्ला जी, हिमाचल प्रदेश शुक्ला, यानी बी का बी, तो यही सही है। बाकी राजेंद्र विश्वनाथ अलरकर ये हैं बिहार के, और राधाकृष्णन, यानी इसमें आपको दो ध्यान रखना, एक तो नहीं फागू चौहान को भी देखना, ये मेघालय गए, हिमाचल गए हैं शुक्ला जी, और आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी देखना है, राजेंद्र विश्वनाथ अलरकर ये कहाँ है? बिहार के। क्वेश्चन नंबर 46, द ब्लू बुक राइटर्स जनरल पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है अमिताभ कुमार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये फिजी में किया गया है। कहाँ पे? तो फिजी में। और इसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिनिधि थे, यानी भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? ये हैं मिस्र के, ये हैं मिस्र के। और एर्दोगन कहाँ के? टर्की के। क्वेश्चन नंबर 49, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामलों में भारत का स्थान है? तो भारत का स्थान कौन सा है? 40वां है। और भारत में जो इंडिया का रैंकिंग जारी किया जाता है उसमें कर्नाटक टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 50, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया था? तो ये भारत बायोटेक किया था, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 51, कोशिका में राइबोसोम के अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण, यानी ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि राइबोसोम काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 52, ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को कहा जाता है? चिरकालिक। क्या कहा जाता है? चिरकालिक। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन इंपॉर्टेंट रोल करता है? हरित लवक। हालांकि फोटोसिंथेसिस में वाटर, CO2 एंड लाइट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? कौन कोशिका? पादप कोशिका। तो किसका किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 55, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? किस दिशा में होगा? देखिए आपको इसे याद रखना है, जाइलम। जाइलम होता है, जाइलम, ठीक है। जाइलम, जौ से जाइलम, जौ से जर, मतलब जर होगा, जर से नीचे है, नीचे से क्या जाएगा? पानी। तो नीचे से पानी जाएगा तो फोइलम बचा के ऊपर से, दो ही चीज होता ही है पौधा में, एक जाइलम एक फोइलम। तो जाइलम मतलब जर, जर मतलब नीचे से, तो फोइलम मतलब ऊपर से। तो ऊपर से क्या आएगा? ऊपर से आने, ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह होगा। तो ऑप्शन सी, ऊपर से ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ऊपर से नीचे प्रवाह, ऊपर नीचे दोनों की ओर ये जाएगा। जाइलम में केवल नीचे से जाएगा। 56 कह रहा है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो कहाँ रहता है? पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्तियों में, यानी उपरोक्त सभी में। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 57, बीज रहित पौधे से उत्पादन में सहायता होता है। तो क्या उत्पादन में होता है? तो ऑप्शन डी, ऑक्सिन और जिबरलिंस। क्या है ऑक्सिन और जिबरलिंस? ये मतलब पादप हार्मोन है जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल पाता है? तो ये अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। अवतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन दर्पण भी, जो इसका जो परावर्तन दर्पण है वो भीतर होता है। कहाँ होता है? तो भीतर। क्वेश्चन नंबर 59, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ देख सकता है?
भाई आँख अच्छा हो तो दुनिया किसी भी कोने को आप देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितना कम से कम दूरी पर होना चाहिए, मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, लेकिन मैक्सिमम तो जहाँ तक आपकी आंखें ढूंढ सकते हैं अपनों को। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विद्युत द्वारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए क्या कहते हैं? जनित्र। ठीक है, अब बचा गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का एमीटर है जो विद्युत धारा की शक्ति को मापता है। क्वेश्चन नंबर 61 विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं, यानी वेग। ठीक है, निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्थापन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्थापन दैट इज कॉल्ड वेग यानी वेलोसिटी। सच है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच दूरी क्या होगा? व्युत्पन्न अनुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्या होता है? मान लेते हैं जी m1 m2 कोई बॉडी है अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होता है? नीचे हो क्या हो जाएगा? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से लवण का उदाहरण है। नमक कौन सा लवण है? NaCl। क्या है? NaCl, और ये मतलब सॉलिड एसिड और सॉलिड बेस से बनता है। क्वेश्चन नंबर 64 Mg+2 इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या होगा? तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है कितना? मैग्नीशियम में 12, चूंकि +2 लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ ऊपर में, दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। अगर इसी में माइनस लग जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है, तो हो जाता है 14। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसलिए इसका साइन निगेटिव होता है, प्लस दिया गया मतलब उसकी संख्या कम है। क्वेश्चन नंबर 65 द्विबंध बनाने वाले रासायनिक बंध से बंधे परमाणु के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? यानी डबल बॉन्ड में तो कितना साझा होता है? 2 ही, 2 मतलब जैसे ये मान लीजिए कोई है, ये कोई है, ठीक है, ए है और बी है, साझा के इसका होगा मानिए 2, इसका होगा 2, तब तो डबल बॉन्ड होगा, एक शेयर करेगा तो, यानी 2 दूनी 4, ऑप्शन बी। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव है, ये होता है प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, इथेन भी है, यानी उपरोक्त सभी। एक क्वेश्चन नंबर 67 है एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो हम लोग करते हैं वाटर का, ठीक है, सहसंयोजी वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो ये होता है एल्डिहाइड मतलब CHO, ये वाला ग्रुप, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्या है? एक तरह सरकार का ये मतलब मार्गदर्शक का काम करता है, तो अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय भी है, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 70 किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी या पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया था? क्या गया था? 70वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन सी। कब किया गया था? सी। और निर्वाचक मंडल की चर्चा किस में है? अनुच्छेद 54 में, ठीक है। ये कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। 1992 में एक और चीज हुआ है, क्या चीज? तो 73वें संविधान संशोधन जो पंचायती राज संस्था है। क्वेश्चन नंबर 71 सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ऑप्शन बी। लेकिन किसके प्रति? तो सामूहिक होता है लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के प्रति। ये बात को ध्यान रहे कि ऑप्शन मान लेते राष्ट्रपति हो और अलग अलग हो तब आप सांसद के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर लोकसभा दे दिया हो, ठीक है, तो आपको सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 केंद्रीय सरकार का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो जो ऑप्शन बी यानी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73 कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून व्यवस्था स्थानीय सरकार का नहीं है, यह राज्य सरकार का है, ठीक है। बाकी स्वच्छता है, लोक उपयोगी सेवा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, ये सब है। 74 नंबर विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में है? ये अनुसूची तीसरा में। किस अनुसूची में? तीसरा में। एक चीज और एक्सेप्शनल है, राष्ट्रपति, ये किस अनुच्छेद ये लेता है? अनुच्छेद 60 के अनुसार। यस फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट
द प्रेसिडेंट टेक ओथ एज आर्टिकल 60. ओके. क्वेश्चन नंबर 75. राष्ट्रीय स्मारक स्थान तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 49 में है. अनुच्छेद 49 में. पोषाहार का संबंध क्या है? अनुच्छेद 47 से. 48 से पशु संरक्षण या पर्यावरण, पशु नहीं बल्कि पर्यावरण से है. क्वेश्चन नंबर 76. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति. अनुच्छेद 335 में. ऑप्शन सी. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 77. आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है. यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का. ऑप्शन सी. इसमें मेनली होता है कि समाज को कल्याण करना. ठीक है. इसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा होता है. मिश्रित मतलब जिसमें दोनों भी, हालांकि भारत का मिश्रित वाला है. पूंजीवादी मतलब अमेरिका है जो मार्केट पे सब कुछ छोड़ देता है. क्वेश्चन नंबर 78. निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है. तृतीय क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर, तो चीनी उद्योग का है. प्राइमरी सेक्टर वस्तु का परिवहन, प्राइमरी परिवहन है यहाँ पे. वस्तु का परिवहन, परिवहन क्या है? ये है सर्विस सेक्टर, यानी ये तृतीय सेक्टर है. इसमें भले किसी का परिवहन कर, चाहे वस्तु हो कि आपको उठा के ले जाए. ठीक है. वस्तु हो या आपको ले जाए, क्योंकि कर तो परिवहन रहा है. परिवहन मतलब सर्विस सेक्टर. कपड़ा उद्योग प्राइमरी, सेकेंड उद्योग लगा हुआ, सेकेंडरी. डेयरी सेकेंडरी. क्वेश्चन नंबर 79. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना है? तो ये 16.2% है. ऑप्शन सी. और पिछले वर्ष कितना था? तो ये पिछले वर्ष था 15.3%. और ये क्वेश्चन पूछा गया था 68 और CDPO में भी, मतलब 2 जगह पूछा था. क्वेश्चन नंबर 80. केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसमें सप्तर्षि नाम दिया गया सम्मिलित है. तो कौन सम्मिलित है? तो सभी सम्मिलित है. कौन कौन? सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय क्षेत्र को, इन उपरोक्त सभी. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 81. बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा पुराना? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है. आप इसको मैप में देख लीजिए. ये बिहार है. ठीक है. तो ये जो क्षेत्र है ना सबसे नीचे झारखंड से लगा हुआ है, ये सबसे पुराना है. उसके बाद ये क्षेत्र है बिंद का क्षेत्र है, ये हिमालय का क्षेत्र है, और बीच में है कौन सा? तो नदी का क्षेत्र. ठीक है. इसको ट्रिक के तौर पर कैसे याद करना है देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए. जैसे इधर से शुरू हुआ 1 नंबर, ये सबसे पुराना है. आपको राइट साइड से शुरू करना है, नीचे से राइट साइड. 1 नंबर पर ये है, इसको धारवाड़ का पार्ट कहते हैं. 2 नंबर पर ये है बिंद का क्षेत्र. बिंद का मतलब ये बिंद का पार्ट है. इसमें 2 जिला है. कौन कौन? कैमूर और रोहतास. 3 नंबर पर कौन है? ये है पश्चिम चंपारण वाला, ये हिमालय का पार्ट है. और चौथा नंबर पर सबसे अंतिम में कौन हुआ है? तो मिट्टी का निर्माण, क्योंकि ये गंगा नदी द्वारा लाई गई, गंगा और उसके सहायक नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है. सबसे पुराना कौन हुआ? तो खड़गपुर, ये मुंगेर का पार्ट है, खड़गपुर का पहाड़ी. दूसरा स्थान पर रोहतास और कैमूर आएगा. तीसरा स्थान पर आ जाएगा उत्तर पश्चिम का पहाड़ी, और चौथा स्थान पर गंगा का मैदान. यानी 4, 3, 1, 2. ये फ्रेंड्स मार्क कर ले, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 82. निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है. तो ऑप्शन सी रामेश्वरम. नेक्स्ट. 83. भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है, 25 किलोमीटर लंबाई में. रेगुर का विकास किसका नाम है? तो ब्लैक सॉइल का, यानी काली मिट्टी. ऑप्शन सी. इसको और भी कहते हैं चरनोजियम मिट्टी भी कहते हैं. ठीक है. चरनोजियम या कपासी मिट्टी भी कहते हैं. मेनली महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास, गुजरात मध्य प्रदेश में विस्तृत है. क्वेश्चन नंबर 85. एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह क्या कहते हैं? इसको नक्षत्र कहते हैं. ऑप्शन बी. नक्षत्र या तारामंडल या कॉन्स्टलेशन. क्वेश्चन नंबर 86. विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल. 22 अप्रैल. क्वेश्चन नंबर 87. यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच का अंतर कितना होगा? तो 3 घंटा हो 6 घंटा हो जाएगा. ऑप्शन बी. मतलब 1 डिग्री मतलब 4 मिनट होता है. ये मिनट का साइन है, तो 90 डिग्री बोल रहा है. तो 90 को 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 तक 36. इसको 6 से डिवीजन कर दिए, कितना घंटा हो जाएगा? 60 से मिनट में
तो ये हो जाएगा 6 घंटा। और भारत का ये जो पार्ट है यानी हिमाचल से हिमाचल नहीं बल्कि अरुणाचल से गुजरात तक में 2 घंटे का अंतर है। कितने? 2 आवर, दैट मीन्स 30 डिग्री का, 30 डिग्री नहीं, हाँ 30 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? जो नहीं है वो बेंगोलुआ की धारा नहीं है, यानी ऑप्शन डी नहीं है। ये कहाँ की धारा है? तो अटलांटिक महासागर के जो पूर्वी एवं पश्चिमी तट के किनारे स्थित बहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा है? नहीं है। तो नहीं जो है वो बियर नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं है। बाकी ह्यूरोन, सुपीरियर, मिशिगन ये है। उसका 5 पार्ट है, तो ईरी और ओंटारियो भी है। ठीक है, 5 हुआ इसमें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन और ईरी और क्या कहता है, ओंटारियो। क्वेश्चन नंबर 90, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण में ग्रीन हाउस का प्रभाव में वृद्धि होता है? तो CO2 के वृद्धि होने से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसने शुरू हुआ? ये कहाँ शुरू हुआ था? ये तो क्योटो प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 93, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर, ऑप्शन ए 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 1987 में यह घोषणा किया गया था। नंबर 94, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? तो उपरोक्त सभी में, यानी शैक्षणिक तथा शोध संस्थानों के लिए, वन एवं पर्यावरण अधिकारियों को वन संरक्षण के लिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर है, यानी आंसर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान है कहाँ? तो नई दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है, निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ द फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित है? यह है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 97, बिहार विधानसभा में सीटों कुल संख्या कितना है? 243 और विधान परिषद में 75। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? तो वन नीति है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 है, औद्योगिक नीति है, औद्योगिक नीति उसके साथ साथ शिक्षा नीति भी है, यानी उपरोक्त सभी है। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। क्वेश्चन 99 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम कौन सा है? तो धान का खेत, ये प्रीवियस ईयर है। वहाँ की घास का मैदान आप नहीं लगा सकते हैं, वन झील ये सब कृत्रिम नहीं, ये सब नेचुरल है। लेकिन घास का मैदान पूरी तरह से कृत्रिम है। क्वेश्चन घास का नहीं बल्कि धान का मैदान ऑप्शन ए। क्वेश्चन 100, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता यह किस आंदोलन का नारा है? यह था चिपको आंदोलन का, ऑप्शन सी। यह हुआ किस लिए था? तो पेड़ बचाओ के लिए 1970 में यह आंदोलन 1970 के दशक में आंदोलन आरंभ हुआ। अब क्या फ्रेंड्स, इसके नीचे मैथ रीजनिंग है, इसको भी बता देते हैं। प्लीज़ आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 101, 5/9 होल द पावर x - 3 इज इक्वल टू इतना है। अब देखिए, एक चीज़ आपको पता होगा, x ऊपर -3 है, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है, दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए स्क्वायर दे रखा है दोनों साइड का, इसको क्या कर दिया गया? 9/5 का होल स्क्वायर कर दिया गया है, इंटू ऊपर में ये इंटू, क्योंकि ऊपर में जो पावर है x - 6, इसको एज इट इज छोड़ दिया गया। ठीक है, पावर छोड़ दिया गया। अब वही चीज़ यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया गया है नीचे। ठीक है, यानी इधर तो सेम ही है, इधर क्या कर दिया गया? वो पावर है, अब उसी पावर को इधर क्या कर दिया गया? मल्टीप्लाई कर दिया गया है। पर माइनस क्यों लाया है? माइनस इसे लाया है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको होना चाहिए था 5/9। ठीक है, 5/9 इधर हो जाएगा, थोड़ा लिख देते हैं अच्छे से। क्या है? 5/9, यानी 5/9
9 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/9, ठीक है, और -2 ब्रैकेट में x माइनस 6 है, ठीक है। अब देखिए दोनों बेस बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पे माइनस क्यों लाए ऊपर में, ताकि दोनों का बेस बराबर कर ले, ठीक है। यानी दोनों का यहाँ पे देखिए 5/9 बेस बराबर, तो बेस बेस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा क्या, बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू -2 अंडर ब्रैकेट में x माइनस 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपको 3x माइनस 15, इसको माइनस प्लस करने के बाद x बराबर 5 आ गया, तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कर रहा है 4, 10 और 15 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहली बात तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप बचपन से रटते आए होंगे कि 4 अंक कितना हो जाएगा, 4 को 9 हो जाएगा। अब कह रहा है 4, 10, 15, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4, 10, 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 60, क्या आ जाएगा 60। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। 4999 को जब आप 60 से एलसीएम से डिवीजन कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर बच जाएगा 39, ठीक है। आपको कर लेना है, इसे यहाँ किया हुआ है 39 बचा, मतलब क्या हुआ कि ये जो 39 है वो ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, तो 4, 10, 15 से डिवीजन करने पे 39 ज़्यादा बच रहा है, एक्सेस है, तो उसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। जब 39 माइनस कर दिया जाएगा तो आपको आंसर आ जाएगा कितना, 9960। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर है, ओम प्रकाश ने 16,000 रुपये में एक मोबाइल खरीदा, यानी सीपी मान लीजिए 16,000, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और बाद में उसे 20,000 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस 20,000 बेच दिया। इस प्रकार ओम प्रकाश को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। सबसे पहले प्रतिशत निकालने जरूरी पहले है कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ होता है 16,000 में खरीदा, 20,000 में बेचा, तो लाभ कितना हुआ 4,000 का, ठीक है, लाभ कितना हुआ 4,000 का। आप बोल रहा कितना, आप पूछ क्या रहा है कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो जरूरी क्या है कि जो लाभ हुआ, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकाला जाता है, तो कॉस्ट प्राइस पे। क्यों निकाला जाता है भाई, आप जो खर्चा कीजिएगा खरीदिएगा उसी को देखिएगा तो आपका घाटा लगा के नफा हुआ, ठीक है। माने खरीदे 10 रुपया के और बेच लिए 8 रुपया में, 2 रुपया घाटा हो गया। जो नहीं जितना आप खरीद रहे हैं उसी से तो आपको देखना है कि घाटा हुआ कि नफा हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ प्रॉफिट कितना था 4,000, ठीक है। अब सवाल है किससे प्रॉफिट हुआ, तो आपको जिससे प्रॉफिट हुआ ना, मतलब जो आप खरीदें या जिससे आपको निकालने बोल रहा है उसको नीचे रखना है। हमको प्रॉफिट किससे हुआ है, तो 16,000 खरीदे और 20,000 बेचे, यानी हमारा कॉस्ट प्राइस पे, तो सीपी को नीचे लिखेंगे 16,000, ठीक है, गुने परसेंटेज में निकालना मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा कितना, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर कितना है 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो इस तरह से ये करने पर 25% आएगा। 416 डिवाइड करने 25% आता है, ठीक है। मतलब सीधा सीधी फॉर्मूला अगर देखना चाहिएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होता है कि प्रॉफिट गुने 100 अपॉन सीपी, या प्रॉफिट, ठीक है, यानी इसे भी कह सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुने 100। अब कॉस्ट प्राइस नीचे क्यों लिखे, कारण एक हमको इसी पे तो निकालना है, घाटा लगा के नफा हुआ, कितना हो जाएगा 25%। नेक्स्ट कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 540 रुपया और 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा, यानी अमाउंट क्या होगा, देखिए सिंपल से फॉर्मूला क्या होता है एसआई का, चूंकि ये साधारण ब्याज पर है, एसआई बराबर क्या होता है PRT, क्या होता है PRT अपॉन 100। P क्या है प्रिंसिपल, R क्या है रेट, T क्या है टाइम, अपॉन 100, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 900 रुपया, मतलब 540 से 900 हो जा रहा है, मतलब 900 माइनस कितना हो रहा है 540, ये कितना आ जाएगा 0, यानी 360। ये 2 वर्ष में है, यानी देखिए 2 वर्ष में इंटरेस्ट कितना आया हमको, तो 360। 1 वर्ष में कितना आएगा, 200 उसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 160। वही चीज यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, 2 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना है 540, और मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन होता है क्या है अमाउंट, यानी मिश्र धन माइनस ब्याज। तो सिंपल सी बात है, यहाँ दे रखा है कितना हमको आ चुका है 2 वर्ष में, तो 540 है,
और 360 यानी 180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन यही है, नहीं क्वेश्चन ये नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चन ये है क्या है 18 टू अंडर रूट 77, ठीक है, ये होल अंडर रूट है। आप देखिए इस तरह से देखें 18 और इस तरह से अगर ये फॉर्मेट दिखे, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ये कहीं ABCD फॉर्मूला पर तो नहीं, A+B या -B पर तो नहीं है, तो ये उसी फॉर्मूला पर है, ठीक है। क्वेश्चन में 105 है, ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट में कीजिए तो आपको दिखेगा कि जो 18 है क्या पहले तो जो 77 है 2, ठीक है, यानी A+B या A-B इस तरह से आपको इस ट्रिक पे बैठाना है फॉर्मूला पे, ठीक है। इसको ब्रेक किया गया है। 18 को क्या लिख सकता है 18 × 2 × 7 है, इसको क्या लिख सकता है होल अंडर स्क्वायर है। तो देखिए 11 + 7 यहाँ लिख रखा है, -2 को -2 रहने दिया, इंटू 77 क्या लिख सकता है √11 × √7। इससे क्या हुआ कि ये हमको क्या मिल गया। आप देखिए ये अंदर में इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, √11 होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर माइनस 2AB, ये फॉर्मूला पर आ गया, फॉर्मूला पर आ गया ना। जब फॉर्मूला पर आ गया तो A √11 माइनस √7 होल स्क्वायर, जब स्क्वायर बाहर कर जाएंगे तो ये अपने आप आंसर आ जाएगा। यानी आंसर क्या है इसका A। नेक्स्ट है क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इसका कि इसका जो गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल मतलब कि फैक्टर्स को निकालना है। क्या है x² - 2x - 18, ठीक है। इसको देखिएगा तो आपको 8 क्लास के बुक याद आ रहा होगा, और नहीं याद आ रहा तो याद कीजिए, ठीक है। ये है, आप देखिए इसको फैक्टर निकालना है। यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है आपको। फैक्टर जब भी पूछे इस तरह से एक्सप्रेशन में तो आपको 2 चीज़ देना है, एक तो B स्थान पर क्या है और C स्थान पर क्या है। तो C पर 48 है और B पर 2 है, B पर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसको स्थान पर जो B पर है उसको इस तरह से तोड़ना है। पहले तो इसको डिवीजन कर लीजिए कि ये इसका गुणनफल निकाल लीजिए, हो जाएगा 6 और 8, 8 × 48 हो गया। आप देखिए यहाँ पर जो फैक्टर है यहाँ पे गुना करने पे ये आना चाहिए फैक्टर, तो 6 और 8 को गुना किया 48, और यहाँ पर जो -2 यहाँ पे प्लस माइनस करने पे ये यहाँ वाला आना चाहिए, यानी -2 होना चाहिए। तो 8 को और 2 को क्या प्लस माइनस करेंगे, 8 को मान लीजिए -8 हम रखते हैं और 6 को प्लस में रखते हैं तो आ जाएगा ना -2 आ गया। अब इसको फैक्टर करके देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं। नॉर्मली आप छोटा ही कर देते हैं, ये देखिए x² - 2x - 48 है। इसको लिख सकते हैं x² को x² लिख दिए -8x प्लस 6x -48 है, ठीक है। मतलब इस वाले को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने पे -2 आ जाए, ठीक है, और इसको इस तरह से करना है कि गुना करने पे 48 आ जाए, ठीक है। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिएगा तो x -8 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से ले लीजिए क्या कॉमन 6 ले लीजिए, प्लस में तो प्लस में रहने दीजिए, x -8 यहाँ पर आ जाएगा, x -8 और x -8 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x -8 एक निकल जाएगा इंटू x -6, ठीक है। तो क्या फैक्टर हो जाएगा x -8 इंटू x यानी x + 6 होगा एक फैक्टर। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्रत्येक आंतरिक कोण का 2/3 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। सिंपल जानते हैं एक्सटर्नल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कोण वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। आप इसको निकालिए, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, सीधा से सॉल्यूशन दिया हुआ है। प्रत्येक आंतरिक कोण 3x है। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको 3x माना गया। अब प्रश्न क्या कर रहा है प्रत्येक बाय कोण कितना है, तो जो ये जो कोण है इसका 2/3 है, यानी 3x का 2/3 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है, 2x आ जाएगा। अब क्या रहा है जस्ट हम लोग जानते हैं कि आंतरिक कोण प्लस बाय कोण अर्थात एक्सटर्नल प्लस इंटरनल 180 डिग्री होता है। तो 2x + 3x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 5x बराबर क्या हो जाएगा 180, x बराबर 36। तो 180 को 36 से डिवीजन कर दीजिए, कितना आ जाएगा टोटल 5 क्षेत्र, यानी 5 उसका अलग अलग पार्ट निकल जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी में 5 दे रखा है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है।
देखिए आपको ये ध्यान रखना, अगर इस तरह से क्वेश्चन हो ना जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी ऊपर क्या कहते हैं अंश और हर, हाँ अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत छोटा मान हो तो आप सीधे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे 3/5 है तो 0.6 हो जाएगा, 1/3 है तो ये 0.33 चलते रहेगा, ठीक है 0.33। उसके अलावा ये है 0 मतलब 4/25 है, सॉरी 15 है तो ये हो जाएगा 4 मतलब 40 तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके अलावा 2/10 है, 2/10 मतलब 0.2, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 0.2 वाला, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लेकिन अगर बड़ा हो तो एलसीएम निकाल के इसको फाइंड करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि a बराबर 1/5 इंटू बी और b बराबर 1/8 इंटू सी, यानी ये कहना चाह रहा है a/b, मान लेते यहाँ से b की इसको नीचे ले आएंगे, क्या हो जाएगा 1/5। उसी तरह से b है, b/c लिख लिए, इसको क्या आएंगे ले आएंगे इधर तो 1/8 हो जाएगा, मतलब इधर जो गुना है इसको लेके भाग में ले आए हैं, ठीक है ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ABCD क्या होगा, तो आपको जो पूछ रहा है उसको लिख दीजिए, ABC लिख दिए रेशियो में। अब देखिए एक वैल्यू कितना था, इधर b कर देंगे 1/5 आ जाएगा तो 1 और 5 लिख देंगे, ठीक। फिर b/c क्या हो जाएगा, c को यहाँ लिख देंगे तो 1/8, एक लाइन छोड़ के 1 और मतलब यहाँ नहीं 1 और 8 लिख देंगे, b के सामने b लिखती है, एक सामने 1 को, आप जो खाली स्थान है उसको बगल वाला से भर देंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप गुना करके लिख देंगे तो गुना कर दीजिए, 1 गुने 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 के 5 हो जाएगा और 8 5 40, यानी 1/40 मतलब 1:5:40 हो जाएगा। नहीं समझे, मतलब सिंपल सी है, जिसका भी पूछ ABCD, मान लेते हैं यहाँ पर जिसको सामने उसको लिख दिए 1/5 लिख दिए। अब b है तो b चूंकि सेकेंड वाला पार्ट है तो लिख दिए 1/8, और बगल में जो खाली जगह है बगल वाला को भर देना है, 5 यहाँ पर 1 खाली हो जाएगा। अगर d भी रहता तो एक छोड़ कर d लिखते उसको भी भर देते, क्या हो जाएगा आंसर 9, मतलब C नंबर 9 का। अब कह रहा है यदि x एक सम पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम पूर्णांक है, तो विषम देख लेते हैं। सम है यानी x का इवन है, मान लेते हैं 2, ठीक है मान लेते हैं 2, तो आप 2 को इसको ऑप्शन में पुट करके देखेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी स्क्वायर करेंगे 4, 4 3 12 5 17 हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है 2 दूनी 4 5 20 4 24, ये हो जाएगा सम है, ये तो होगा नहीं, एक आ रखा अभी तक विषम, बाकी चेक करते हैं। 2 दूनी 4 7 28, ये आ गया सम, ये हो जाएगा मतलब 2 है ना, तो 6 दूनी 12 माइनस 8 तो हो जाएगा 4, यानी हमारा विषम क्या निकला, केवल और केवल ऑप्शन ए, ठीक केवल क्या निकला ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये एवरेज निकालने को बोल रहा है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 है, एवरेज पहले होता है क्या ABG, ये होता है सम अपन नंबर, टोटल नंबर, ठीक है ये होता है, आपको ध्यान रखना फॉर्मूला। अब कह रहा है एक कक्षा में 14 विद्यार्थी है का औसत वजन कितना है 40, जबकि एक छात्र कक्षा छोड़ देता है, एक माइनस हो जाता है मान लेते हैं, तो कक्षा का औसत वजन 2 kg घट जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का वजन क्या होगा, का वजन कितना होगा, 14 छात्र है और 40 kg एवरेज है, टोटल आ जाएगा आपको ये मल्टीप्लाई करने पे 14 छक 56 560 kg, ठीक है। अब कह रहा है कि जो छात्र है, ठीक है मतलब एक छात्र कितना हो गया, टोटल हो गया 13, ठीक है। अब कह रहा है जो जिससे औसत वजन 2 kg घट जाता है, तो औसत वजन है कितना 40 kg, इसमें से 2 kg घटा दीजिए, ये हो जाएगा 38, इसको गुना करने पे आ जाएगा आपको, एक सेकेंड 38 और यानी 494 आएगा, 494 kg आएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, पहले 560 था, 594 आ गया, तो 40 और 6 नहीं 40 नहीं 40 और 60, नहीं इसका आ जाएगा 66 kg, 66 kg कितना आ जाएगा 66। सिंपल है, बस इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पहले 14 था, इसका वजन 40 था, टोटल निकाल देंगे, एक
एगो भाग गया तो विद्यार्थी हो जाएगा 13 और उसका ओवरऑल में 2 के घट गया, 2 निकाल के जो डेटा फाइन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये दे रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन करें जिस दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो किसको नहीं बनाया जा सकता है, पहले देखिए इसमें सब लेटर है, सबसे ध्यान दीजिए इसमें कहीं ई दिख रहा है क्या, आपको यहाँ पर क्रिएशन में ई दिख रहा है, इसमें पूरे कहीं ई है क्या, ई दिखेगा नहीं है, मतलब डी को नहीं बनाया जा सकता बिकॉज इसमें ई नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है, महेश का जन्मदिन सोमवार 29 जून को है, तो उसी वर्ष सप्ताह के दिन रमेश का जन्मदिन क्या होगा यदि रमेश 17 दिसंबर को जन्म हुआ है। तो इसका देखिए एक ही साल का है तो सिंपल है, आप जोड़ लीजिए जुलाई का एक दिन, जून का एक दिन चूंकि 29 है, जून तीसरा लगता है, बाकी 31 दिन हो जाएगा अगला महीना, अगस्त 31 हो जाता है, सितंबर 30 हो जाता है और अक्टूबर 31 होता है, प्लस नवंबर 30 और दिसंबर क्या है 17 तक, 17 जोड़ इस तरह से टोटल जोड़ने पे आपको आ जाएगा 171 दिन। आप चूंकि सप्ताह में 7 दिन होता है तो इसको निकालने के लिए सिंपल ट्रिक है, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो जो 7 डिवीजन करने पे कितना बचेगा, 7 दूनी 14, इधर बचा कितना 14, उधर बचेगा 31, तो फिर 6 28, तो उधर बच जाएगा 3, 28 3 31, हाँ 3 बच जाएगा। इन आपका रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल क्या बचा 3। इस प्रकार कह सकते हैं कि उसके महेश के जन्मदिन के 3 दिन बाद रमेश का जन्मदिन हुआ होगा। तो महेश का जन्मदिन किस सोमवार को हुआ था, सोमवार को, तो सोमवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, मंगल बुध बृहस्पति, मतलब हाँ मंगल बुध बृहस्पति यानी गुरुवार, ऑप्शन सी गुरुवार होगा। नेक्स्ट, वैसे कैलेंडर का ट्रिक भी आता है, तो ट्रिक सिंपल है तो ट्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कह रहा है श्वेता दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर। पहली बात यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये माने स्वस्तिक का ट्रिक है, स्वस्तिक है ठीक है। इसको क्या रीजनिंग में जो डायरेक्शन वाला सवाल है ना, उसको इसके माध्यम से आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहला क्या है कि आपको ध्यान रखना है ये जो हमेशा राइट डायरेक्शन को फॉलो करता है, किसको, तो राइट डायरेक्शन को, ठीक है, राइट डायरेक्शन को फॉलो करता है। अब कह रहा है क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, कह रहा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, पहले दक्षिण गया 5 किलोमीटर, ठीक, दक्षिण मतलब नीचे ही होगा, नॉर्थ साउथ, इसमें वह पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो आपको जस्ट मैंने बोला है स्वस्तिक है क्या, राइट डायरेक्शन बताता है, तो पूर्व की ओर तो किधर चलेगा, इधर जाएगा, माने यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, बीच में, राइट इधर हो जाएगा तो लेफ्ट हो जाएगा इधर, तो लेफ्ट कितना चला लेफ्ट में 7 किलोमीटर, पुनः वह दाहिना मुड़ जाता है, दाहिना यानी राइट साइड, तो दाहिना राइट साइड कहाँ जाएगा, मानी यहाँ पर खड़ा है, स्वस्तिक को देखिए यहाँ पर खड़ा है, दाहिना हो जाएगा इसका नीचे, 7 किलोमीटर आ जाएगा नीचे। फिर कह रहा है पुनः बायां, मतलब हाँ 7 किलोमीटर मुड़ता है चलता है, फिर वह बायां मुड़ जाता है बायां, तो यहाँ पर स्वस्तिक है, ठीक है, आप मानिए यहाँ पर खड़ा है, आप यहाँ पर है, आपको बायां जाना है तो यानी लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा कितना, तो 8 किलोमीटर। अंत में वो कितना किलोमीटर जाता है, यहाँ पर भी 7 किलोमीटर होगा, स्टार्टिंग बिंदु से कितना, नहीं यहाँ पर 8 है, स्टार्टिंग से कितना दूर जाता है वो, मतलब आपको, और वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर जाता है, और दक्षिण में भी 8 किलोमीटर जाता है, यानी आखिर में भी ये 8 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा ये, तो ये देखिए ये आधार रेखा कितना आ जाएगा आपको 15, कैसे 7 8 15, 7 15 किलोमीटर जाता है, मतलब ये 7 है और ये 8, कितना किलोमीटर गया 15, यानी ये 15 आ जाएगा, और ये टोटल लंबाई कितना आता है, ये 20 आता है, तो 15 20 यानी 15 प्लस 20, 20 का 400 और 15 का क्या हो जाएगा 225, इस तरह से 625 आ जाएगा, चूँकि स्क्वायर हाइपोटेनस थ्योरी लगाना है यहाँ पे, ये निकालने के लिए, तो आ जाएगा आपको 25, आंसर 25 और दक्षिण में ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस, मल्टीपल का अर्थ प्लस, और इस तरह से फिट कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आपको बस पुट कर देना वैल्यू पुट करने से क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा आंसर सी। कुछ नहीं करना है, जो क्या करना है प्लस की जगह माइनस, ठीक है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो जहाँ प्लस है माइनस कर दीजिए, ठीक है, गुना का अर्थ है प्लस, तो गुना है वहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है, प्लस का अर्थ है गुना, प्लस का अर्थ है गुना कर दीजिए, और भाग माइनस का अर्थ है भाग है, तो माइनस कहाँ पर, यहाँ पे, तो भाग दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से
आपको कर लीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा आपको 18। बाकी इसका सोल्यूशन भी PDF सोल्यूशन भी आपको हम शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है 39 छात्रों की एक कक्षा में राजू रमेश से 7 स्थान आगे है। मान लेते ये राजू है, ठीक है, रमेश से 7 स्थान आगे है, तो रमेश को RM लिख देते हैं, 7 स्थान आगे है, कितना है पता नहीं, लेकिन 7 स्थान आगे है, ठीक है। यदि रमेश का स्थान अंतिम से 17वां है, यानी रमेश जो है अंतिम से क्या है 17वां है, ठीक है, तो आराम से राजू का स्थान पर कितना होगा, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपको 23 पर आ जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, तो मतलब सिंपल से 23 में से, चूँकि ये इसका स्थान 23 पर है और ये कितना पर है, ये 7 स्थान आगे है, 7 एक 6 स्थान आगे है, यानी 7 स्थान है, तो ये 23 में 7 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपको 16, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अब ये क्या कर रहा है, दिए गए अक्षरों में कौन सा समूह के अक्षर श्रृंखला में रिक्त, मतलब सिंपल से रिक्त इस श्रृंखला को पूरा करना है। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले शब्द को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 21 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको या तो 3 होगा या तो 7 होगा, मैं इसमें नंबर ऑफ शब्द में डिवाइड कर दीजिए। अब इसी तरह 20 होता तो क्या होता, 20 होता तो हो सकता था ये 2 हो सकता था, 4 हो सकता था, 10 हो सकता था, 5 हो सकता था। मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का सिंपल तरीका है, इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ शब्द, ये 21 है, 21 में 3 हो सकता है, हाँ 27 और 7 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो जब काउंट कीजिएगा तो PA ऑप्शंस देखिए, PAT, ठीक है, PAERT, PAERT ऑप्शन ए है, PAERT फिर टी से स्टार्ट होता है, फिर इसी तरह से काउंट कर दिया जाएगा तो ऑप्शन ए आपको मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए प्रश्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखिए ये कितना है 35 है, ये कितना 28 है, मतलब ये सब बराबर है, सब छोटा छोटा है, यानी ये दिख रहा होगा दूसरा, इसमें क्या कॉमन दिख रहा होगा आपका कि ये सब स्क्वायर है, ये सब क्या स्क्वायर है। आपके दिमाग में आया होगा इट में भी स्क्वायर का सम हुई है, जी हाँ, ये 100, ये 10 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, 10 25 35, ये 35 यहाँ पर दिख रहा है। आखिर चेक करते हैं, ये 8 का स्क्वायर है और ये 20 का स्क्वायर है, 8 + 20 ये 28 है, ये दिख रहा है। दैट मीन्स ये किसका स्क्वायर है 15 का, ये किसका स्क्वायर है 6 का, 15 6 कितना हो जाएगा 21, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है कि उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। इसमें 2 रखा है, 1 B O F G। अब आगे क्या होगा पता नहीं, देखिए आंसर क्या सिंपल फाइंड करना है, इसको आपको 100% पोजीशन याद होना चाहिए। जैसे एक पोजीशन कितना है, एक होता है 1 E का 5, B का 22, I 9, O 15, F 6, W 23। मतलब आपको एनी हाउ पोजीशन आपको याद होगा तभी आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप देखिए आंसर पर चलते हैं, ये 5 पर है, ये 9 पर है, ये 15 पर है, ये कितना है 23 पर है, ठीक है। देखिए 5 9 कितना वृद्धि हुआ 4, फिर यहाँ कितना वृद्धि हो रहा है 9 6 15 6, यहाँ जा रहा है 15 6 23, यानी ये कितने वृद्धि हो रहा है 8। और इसका मतलब है कि 2 बार रहा है, फिर इसमें +2 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, यहाँ पे 10 होना चाहिए। जब 10 होगा तो क्या हो जाएगा ये, मतलब कि 23 10 33, ठीक है, 23 10 33, 33 मतलब 33 है, 33 मतलब क्या हो जाएगा, इसको 2 पार्ट डिवाइड कर लीजिए, 26 प्लस कितना हो जाएगा 26 यानी 7, 33 3 33 7 हो जाएगा 7, ये ठीक है, यानी कितना ज़्यादा है 7। 7 नंबर पर कौन होता है जी, सिर्फ एक ऑप्शन से पिक कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा डी। ये आपको पोजीशन याद होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा बढ़ रहा है, जैसे ए से भी जा रहा है, ए से भी जा रहा है, यानी ये रिवर उल्टा जा रहा है, भी होता है 22 स्थान पर, ए होता है 1 है, यानी 22 से 1 वापस आया, कितना माइनस गया इसमें तो -5। दूसरा क्या है, भी से ओ जा रहा है, ये माइनस कितना हो रहा है 7, ठीक है। उसके अलावा ओ से एफ जा रहा है, इसमें माइनस हो रहा है 11, मतलब नेक्स्ट क्या हो जाएगा मतलब -9 हो रहा है। इस तरह से मतलब एक किसी को पकड़िए, आंसर बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आखिर है, कह रहा है दी गई अंक श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए ये क्या दे रखा है, सिंपल ये दे रखा है कि 12 75 है, ये है क्या तो
इसको 5 से भाग कीजिए, ठीक है, और 5 प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा। उसी तरह से इसको 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग और प्लस 4 कर दीजिए, 69 आ जाएगा। 69 को भी क्या कीजिए, 3 से भाग कीजिए प्लस 3 कीजिए। इस तरह से करते करते आपको आखिर में आ जाएगा आंसर सी। फ्रेंड्स, ये 120 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। करना इस विशेष पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।